मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल जी के यहाँ आना हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ प्रोटोकॉल रहता है तो वो नहीं आते हैं, लेकिन जब भी मिलता है तो वो जलाराम को जरूर याद करते हैं। जलाराम को जलाराम जी मिठाई खिलाएंगे। जरूर याद करते हैं। मैंने सोचा कि भिलाई 3 के लोगों को मैं ऐसी चीज़ दूं ताकि लोगों को दुर्ग रायपुर जाना ना पड़े और यहीं पर उनको यह चीज़ मिले। ऐसा क्या मिलाते हैं कि जो एक बार खाता है मतलब उसको तो समझिए कि बार बार फिर उसकी इच्छा होती है खाने की। टीलाराम चंद्राकर जी बैठ के राजनीति किए, भूपेश बघेल जी बैठ के राजनीति किए, विजय बघेल जी भी जब भूपेश बघेल जी के साथ में थे तो उन्होंने भी यहाँ से। तो मैं अपने दोनों बच्चों से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ कि उन्होंने मेरी गद्दी को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है। बीस साल का एक युवक जो इलेक्ट्रिकल डिपार्ट में डिप्लोमा करता है, भिलाई इस्पात संयंत्र में उसकी नौकरी लगती है, लेकिन उसका सपना था कुछ ऐसा करने का, उसका सपना था कुछ नया करने का, उसका सपना था कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में हो, पूरे मध्य भारत में हो। और उस युवक ने नौकरी छोड़कर भिलाई 3 में एक होटल खोला जिसका नाम रखा जलाराम, और वही जलाराम आज मध्य भारत की पहचान बन चुका है। वही जलाराम आज भिलाई 3 की पहचान बन चुका है। भिलाई को अगर भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है तो आज भिलाई को जलाराम के भी नाम से जाना जाता है, आज भिलाई को सीएम हाउस के भी नाम से जाना जाता है। तो आज हमारे साथ वही युवा है जो जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद एक अपना एम्पायर खड़ा किया, एक मुकाम खड़ा किया, एक ब्रांड नेम बनाया अपनी दुकान को। तो हम आज जलाराम के जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रकाश लोहाना जी के साथ हैं। प्रकाश लोहाना जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें लोगों को बता सकूं, मेरे संघर्ष को लोगों के सामने रख सकूं, ताकि आज का जो युवा है वो उससे कुछ प्रेरणा ले और ऐसा कुछ करे ताकि उसके कई पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बनाए हुए रास्ते पर चल सके। निश्चित तौर पर आपकी जो कहानी है वो जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे। प्रेरणा तो है ही है, क्योंकि आपने एक छोटे से मुकाम से आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा दिलचस्प कहानी होगी तो हम जानना चाहेंगे। आइए इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं भिलाई 3 में एक गुजराती परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मेरा परिवार शुरू से ही खाद्य फूड के लाइन में भिलाई 3 में काम करता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन नौकरी में चलना चाहिए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा किया। और उस समय इलेक्ट्रिशियन की इतनी डिमांड थी कि डिप्लोमा मिलते साथ ही तुरंत बीएसपी में नौकरी मिल जाती थी। मुझे भी तत्काल बीएसपी में नौकरी मिल गई, मैंने नौकरी ज्वाइन भी कर ली। लेकिन नौकरी करते करते मुझे लगा कि नौकरी करना ठीक है, अपने आप में एक बात है, लेकिन खुद का अपना व्यवसाय हो तो आदमी ज़्यादा अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। और चूंकि मेरा परिवार कई वर्षों से फूड के लाइन में था तो मैंने यहाँ पर 1985 में जलाराम मिष्ठान भंडार की स्थापना की और मैंने भिलाई 3 के लोगों को अपना परिवार समझा और 1985 से यह दुकान मैंने चालू की। तो प्रकाश भैया ये बताएंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? भिलाई 3 में आप लोग कब से? मेरे फादर केशव भाई 1955 में गुजरात से भिलाई 3 आए थे। अच्छा। हाँ, उस समय भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण चल रहा था। तो मेरे फादर को यहाँ पर कुछ संभावनाएं लगी कि इतना बड़ा स्टील प्लांट आ रहा है, तो उनको कुछ संभावनाएं यहाँ पर कुछ दिखाई दी और वो उसी संभावनाओं को नज़र रखते हुए, चूँकि उस समय भिलाई 3 ही भिलाई था और हाँ, मेन भिलाई यही था। और उस समय यह तय हुआ था कि सारे सेक्टर रायपुर सहित बनेंगे। ये तय हुआ था, प्रारंभ में ये तय हुआ था कि सारे सेक्टर जो है भिलाई 3 होते हुए चरौदा कुम्हारी और रायपुर को जोड़ेंगे, ऐसा तय हुआ था। लेकिन उस समय रूस के जो लोग आए थे, इंजीनियर लोग आए थे, उन्होंने ये
तर्क दिया कि चूंकि हवा जो है इधर इधर दुर्ग से रायपुर की तरफ रहती है, हाँ, तो पूरा प्रदूषण इस सेक्टर में आएगा। हाँ, उस समय फिर ये हाँ, तो वहाँ बनना तय हुआ। अच्छा। और हवा के रुख के कारण उधर बना, नहीं तो इधर तय हुआ था उस समय। ये अच्छी जानकारी प्रकाश भाई की तरफ से। हाँ, ये मेरे फादर मदर ने मुझे बताया था ऐसा कि ऐसा हाँ, ऐसा यहाँ हुआ था। मेरा जन्म 1965 में हुआ था। तो आपकी शिक्षा दीक्षा भी यही हुई? शिक्षा दीक्षा भी मेरी हुई जनता उच्चतर जनता, माध्यमिक जो शाला फेमस में। जनता हाँ, स्कूल है जनता भिलाई। स्कूल है, जो अभी आत्मानंद के रूप में हो गया है। तब्दील हो वही उसी जनता उच्चतर माध्यमिक में मैं पूरी पढ़ाई आपने किया। पढ़ाई भी की और आज उस स्कूल को संवारने में आपकी एक बड़ी भूमिका भी है। जी 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 जी, जन भागीदारी समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद में यह आत्मानंद स्कूल में परिवर्तित हुआ। बड़ा सुखद अनुभव होता होगा जब आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, फिर आप उसी स्कूल को आपको संवारने का मौका मिले। जी तो जी एक जी अंदर से बहुत सुखद अनुभूति जी होती है। जी जी, आज भी मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और आज इस स्कूल में इतना चार्म है और लोग लाइन लगा के इसमें एडमिशन ले रहे हैं। मुझे बहुत आज की स्थिति में गर्व महसूस होता है आत्मानंद स्कूल के लिए। तो जब आप डिप्लोमा कर रहे थे उस वक्त, तो शायद आप लोग के जो पिताजी ने आपका जो होटल खोला था, गुजराती होटल के नाम से जो फेमस था, वो तो चल पड़ा होगा उस समय? नहीं, गुजराती होटल का अलग था सिस्टम। उसमें चाय, उस समय चाय भजिया जो उस समय की मांग थी, ऐसा मिठाई का उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड चलन नहीं नहीं था। इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं था। मैंने इसको यहाँ पर इस चीज़ को परिवर्तित किया और यहाँ के लोगों को इस ऐसा चीज़ दिया है यहाँ पर। मैंने सोचा कि भिलाई 3 के लोगों को मैं ऐसी चीज़ दूँ ताकि लोगों को दुर्ग रायपुर जाना ना पड़े और यहीं पर उनको यह चीज़ मिले। और जो ऊंची मिठाइयाँ थी वो सबसे पहले मैंने भिलाई 3 चरौदा कुम्हारी में बेचना चालू किया यहाँ पर। गुजराती होटल में? नहीं, मैंने 1985 में गुजराती होटल का नाम बदलकर जलाराम मिष्ठान भंडार किया। अच्छा, जो आपने जब नौकरी छोड़ी, छोड़ दी। मतलब कहाँ से मिली प्रेरणा कि मुझे अब नौकरी नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है? कहाँ से मिली कि एक नाम जलाराम नाम देना है? ये आपको कौन आइडिया मिला, कहाँ से मिला? नहीं, मैं इसके पहले दुर्ग में जलाराम मिष्ठान भंडार में कभी कभी जाता था। अच्छा, पहले से वहाँ पहले जाता था मैं वहाँ पर, तो मुझे लगता था कहीं मेरी भी ऐसी कोई दुकान हो जो इतनी भीड़ में लाइन लगा के लोग सामान लेते थे वहाँ पर, तो लाइन लगा के मेरे पास भी लोग आए और मेरे पास भी ऐसा ले, और वैसा मेरा एक था यहाँ पर। तो मुझे उससे ही वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने दुकान को प्रारंभ किया। और मुझे भिलाई 3 में उस समय 1985 में भी अपार संभावना दिखती थी कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा ऐसा कुछ चल सकता है। और मैंने शुरू दिन से ही ये निर्णय लिया था कि मैं जो चीज़ बनाऊंगा, मैं जो चीज़ लोगों को खिलाऊंगा, जो मैं घर में खाता हूँ, जो मेरा परिवार मेरे साथ घर में खाता है, वैसी चीज़ को मैं लोगों को खिलाऊंगा। ऐसा मेरा पहले दिन से, और वो आज तक मेरा एम है कि जो चीज़ मैं अपने लिए अब घर में खाता हूँ और वो चीज़ मैं लोगों को खिलाने की कोशिश करता हूँ। 38 सालों के लंबे संघर्ष में आपकी जो दुकान है, आपका जो नाम है जलाराम, वो एक ब्रांड नाम बन चुका है आज की तारीख में। आप इस दिशा में जाएं, रायपुर की दिशा में या दुर्ग की दिशा में जाएं, तो लोग आज जब भी भिलाई 3 आते हैं तो जलाराम का जिक्र ज़रूर करते हैं, या जो लोग जानते हैं यहाँ रुकते ज़रूर हैं। तो ये कैसा लगता है जब आप सुनते हैं बाहर के लोगों से कि जलाराम की आज इतनी चर्चा है, इतना नाम है? जी, मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है। और अब तो मोटे तौर पे इतने लंबे अंतराल के बाद एक पीढ़ी बदल गई है और अब मेरे दुकान का मोटे तौर पे संचालन मेरे बच्चे लोग करते हैं। मैं अपने बच्चों को भी यही बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर अपनी क्वालिटी से इज्जत पाई है और जो मुझे यहाँ के लोगों का आशीर्वाद और प्रेम मिला है, तो वो आशीर्वाद प्रेम सदा बरकरार रहना चाहिए और वो अपन क्वालिटी हमेशा लोगों को देते रहें। ऐसी मैं अपने बच्चों को भी सीख देता हूँ ताकि यह जो है संस्थान आगे बढ़ते रहे। जलाराम से हल्दीराम बनने की कोशिश स्तर पे आप जाना चाहता हूँ। तो जलाराम नाम से आपकी कोई और फ्रेंचाइजी आपने किसी को दिया है, कोई दुकान है और कि सिर्फ भिलाई 3 में? नहीं, मैं सिर्फ भिलाई 3 में ही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे फ्रेंचाइजी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें भी आप दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि वो लोग मेरे जैसा क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो बेवजह जो है वो नाम खराब होगा। और इसलिए मैंने आज तक कभी फ्रेंचाइजी वगैरह देने की कोशिश नहीं की और मैंने दिया नहीं। तो एक सफल व्यवसायी आपको आज इसलिए भी कहा जाता है कि आपने जो एक पहचान बना दी अपनी भिलाई 3 की, जो एक पहचान बना दी, एक सफल व्यवसायी से आप जो बीच में राजनीति की तरफ आपका झुकाव हुआ, वो कैसे हुआ? अचानक से राजनीति की तरफ
झुकाव एक व्यापारी का? जी, मेरा झुकाव आदरणीय भूपेश बघेल जी जब 93 में पहली बार विधायक बने तो मैं भी उस समय से उनके साथ जुड़ा था और मैं उनके राजनीतिक पहल को बहुत पसंद करता था और उनके साथ साथ मैंने काफ़ी दिनों तक उनके साथ काम किया और उन्होंने किसी संगठन में थे, संगठन में कोई पद में थे? हाँ, मैं नगर कांग्रेस कमेटी में महामंत्री था, जिला युवक कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष था। उसके बाद में जब वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में जब वो योगी जी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बने तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मुझे अपना प्रवक्ता नियुक्त किया था। जब वो राजस्व मंत्री थे कैबिनेट हाँ, जोगी की सरकार में, तो उन्होंने मुझे अपना प्रवक्ता नियुक्त किया था और कुछ साल तक मैं उनके साथ प्रवक्ता के रूप में काम किया और उसके बाद फिर पाटन से भिलाई 314 कट गया परिसीमन में तो फिर मेरी ज़्यादा वहाँ पर उपयोगिता नहीं रही और फिर मैं अपने पूर्णतः व्यवसाय में फिर आगे मैं पूर्णतः भूपेश बघेल जी से प्रभावित हूँ। तो अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई सक्रिय राजनीति में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं भूपेश बघेल जी को बहुत पसंद करता हूँ। जी के व्यक्तित्व से प्रभावित है और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मुझे अपने को कांग्रेसी कहलाने में गर्व महसूस होता है। प्रकाश जी, वो जो युवा नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, जो युवा पढ़ लिख कर सरकारों को कोसते रहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हैं, वैसे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खाद्य के क्षेत्र में फूड की लाइन में अनेकों संभावना है। जो मैंने जो काम किया उसमें मैं समझता हूँ कि फूड की लाइन में अनेकों समस्या है क्योंकि आदमी सब कुछ बचा लेता है लेकिन पेट की भूख को नहीं बचा पाता। खाता जरूर है, कुछ न कुछ खाता है और खाने पीने के लाइन में अपार संभावना है। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि वे नौकरी खोजने के बजाय अनेकों खाद्य के क्षेत्र हैं। जैसे मैं डेयरी के क्षेत्र को बहुत अच्छा क्षेत्र मानता हूँ। दूध जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला भी अपने घर में ले जाता है, अपने बच्चों को पिलाता है और एक बड़ा आदमी भी दूध को अपने घर में ज़रूरत महसूस करता है। तो दूध और दूध से बनी चीज़ों की इस क्षेत्र में अपार संभावना है। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि वे डेयरी के क्षेत्र में प्रवेश करें और डेयरी के क्षेत्र में मेहनत करके अपना नाम कमाएं और डेयरी के क्षेत्र में अपार संभावना है। वही आप देख सकते हैं मिठाइयों की क्वालिटी। तो प्रकाश भैया से हम जानना चाहेंगे, प्रकाश भैया क्या खास है मिठाइयों में, कौन सी मिठाई फेमस है? मिठाइयाँ तो हमारे यहाँ की सभी फेमस है और हम मिठाइयों में जो ऐसा क्या मिलाते हैं कि जो एक बार खाता है मतलब उसको तो समझिए कि बार बार फिर उसकी इच्छा होती है खाने की। यहाँ तक मैं भी जब भी मौका मिलता है तो मैं यहाँ खाता हूँ और निश्चित रूप से यही की मिठाई, घर वाले मेरे भी यही की मिठाई बहुत पसंद करते हैं। जी, ये मुझे यहाँ के लोगों का आभार इसमें मिला है। इसका कारण ये है कि हम जो मिठाई, जैसे दूध की जो मिठाई, दूध से बनी जो मिठाई है वो हम दूध को परचेस करके ही उसकी मिठाई बनाते हैं। बाहर से खरीदे गए खोए से हम मिठाई नहीं बनाते। जैसे नकली खोआ और मिलावटी खोआ की जो बातें आती रहती है वो पूर्णतः हमारे दुकान पर लागू नहीं होती है क्योंकि हम जो है दूध को परचेस करके उसका खोआ बना के मिठाई बनाते हैं। इसलिए हमारी मिठाई एक बार जो खाता है उसको बार बार खाने का जी ऐसा स्वाद रहता है कि पूर्णतः वो मेरे देख रेख में ही निर्मित होती है और मैं स्वयं जहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है वहाँ मैं स्वयं खड़ा रहता हूँ और मेरे मार्गदर्शन में ही मतलब पहले आपकी प्राथमिकता है कि क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, उससे कोई समझौता नहीं। बिल्कुल यही प्राथमिकता है। खोए की मिठाई, छेने की मिठाई और काजू की मिठाई और हमारे यहाँ पूर्णतः देसी घी से ही मिठाई बनती है। डालडा या अन्य किसी चीज़ से हम मिठाई निर्मित नहीं करते हैं। इसलिए कि ये बात है कि मिठाई हमारी इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो आपके यहाँ की फेमस फलाना मिठाई इसका नाम चलता है? हमारे यहाँ छेने की मिठाई जो है वो बहुत फेमस है क्योंकि छेने की मिठाई को हम आज बनाते हैं और आज ही उसको बेच देते हैं। बची हुई मिठाई को कल हम नहीं बेचते। हमारी खासियत यही है कि छेने की मिठाई हमारी बहुत फेमस है। जैसे स्पंज का रसगुल्ला है, रस मलाई है, मलाई चाप है
वो आज हम बनाते हैं और उसको आज ही बेचते हैं, कल उसको नहीं बेचते। प्रकाश जी, आपकी दुकान का इतना नाम चल चुका है, आपके दुकान पे बड़े बड़े लोग आते हैं, राजनेता आते हैं, भी कलाकार है, कोई ऐसी हस्ती आई आपकी दुकान में जो आपके लिए अद्भुत क्षण हो, यादगार पल? मेरे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले काफ़ी बैठते थे, उनके साथ में चरणदास महंत जी, महेंद्र कर्मा जी, दिवंगत महेंद्र कर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि एक समय ये राजनीति का केंद्र भी होता था, जो भाजपा या कांग्रेस के जो भी बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ के थे, वो यहाँ जरूर उनके बैठने का स्थान हुआ करता था, एक पहचान होती थी, कहाँ मिलेंगे तो जलाराम मिलेंगे। जी जी जी, ऐसा ही सारे राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ जलाराम के आसपास से ही संचालित होती थी और यहीं से सबका गाँव पे और कोई बड़ी हस्ती जो याद हुआ? इस दुकान में टीलाराम चंद्राकर जी बैठ के राजनीति किए, भूपेश बघेल जी बैठ के राजनीति किए, विजय बघेल जी भी जब भूपेश बघेल जी के साथ में थे तो उन्होंने भी यहाँ से ही बैठ के तो अभी आते हैं नहीं विजय बघेल? आते हैं, वो भी आते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल जी का यहाँ आना हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ प्रोटोकॉल रहता है तो वो नहीं आते हैं, लेकिन जब भी मिलता है तो वो जलाराम को जरूर याद करते हैं। जलाराम को जलाराम जी मिठाई खिलाएंगे। जरूर याद करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं दुकान से और देखते हैं। प्रकाश जी, 38 साल पहले जो आपने एक सफ़र शुरू किया था जलाराम के नाम के साथ, वो आपने उस मुकाम को हासिल कर लिया और पूरे 38 साल में एक पीढ़ी बदल गई। तो अब जो आपके परिवार में बच्चे हैं आपके, वो कैसे इसका संचालन कर रहे हैं दुकान का? जी, अब 38 साल का एक लंबा समय होता है और एक व्यवसाय में एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी आती है, तो मैं अपने दोनों बच्चों से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ कि उन्होंने मेरी गद्दी को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दोनों बच्चे चाहत और आकाश मेरे इस संस्थान को मेरे से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से संचालित करेंगे, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि वो भिलाई 3 में ही भिलाई 3 के लोगों की सेवा करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। ये थे प्रकाश लोहाना जी, संचालक जलाराम मिष्ठान भंडार भिलाई 3। आप आज इनसे रूबरू हो रहे थे, आज हम इनसे बातचीत कर रहे थे अपने चैनल के माध्यम से। आज हमने अपने चैनल के माध्यम से इनके संघर्षों को जाना, हमने जाना कि इन्होंने कैसे एक नौकरी छोड़कर एक व्यवसाय शुरू किया और एक सफलतम व्यवसायी के रूप में भिलाई 3 में आज इनकी पहचान है, मध्य भारत में आज इनकी पहचान है। तो हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।